अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वहां पे हमने देखा था कि कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, इसके लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमने देखा था इसमें कुछ एक्सरसाइज भी की थी हमने। तो अभी आज हम इसमें कुछ एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे विच इज मोस्टली रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर्स। जैसे मैंने बोला था एप्लीकेशंस ऑफ दिस टीआईआर में आ जाता है, मिराज फॉर्मेशन होता है इसका एप्लीकेशन। इसका और एक एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म्स होते हैं, जिसपे हमने कल एक्सरसाइज की थी। अब और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस ऑप्टिकल इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर्स। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इट्स ए फाइन थ्रेड ऑफ गिलास और कॉर्ड्स। ये एक थिन होती है, इसका डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स होता है। इट्स ए थिन थ्रेड ऑफ गिलास और कॉर्ड्स। ये गिलास और कॉर्ड्स की एक थ्रेड जैसे शेप बनी होती है ऐसे। तो इसके ऊपर हम एक कोटिंग रखते हैं, ऊपर से हम इस पे कोटिंग करते हैं। चलिए ये हो गया कोटिंग। अब यहां पर ये जो है यहां पे इसको हम बोलते हैं कोर, दिस इज कॉल्ड एज कोर। और ये जो कोटिंग हम यहां पे रखते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल क्लैडिंग। क्लैडिंग हमेशा याद रखना, इसमें कंडीशन ये है कि म्यू कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन म्यू क्लैडिंग। तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर सिंपली एक थ्रेड, इट्स ए थ्रेड मेड ऑफ गिलास और कॉर्ड्स। तो इसमें दो पोर्शंस हम लेते हैं, एक ये इनसाइड का पोर्शन दिस इज व्हाट वी कॉल कोर, और दूसरा हम ऊपर इसमें कोटिंग फिर रखते हैं कोई, तो इसको हम नाम देते हैं क्लैडिंग। हमेशा याद रखना है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे? क्लैडिंग से। ये क्यों होता है अभी आप देखेंगे। सपोज अब यहां पे लाइट एंटर होती है इनटू दिस ऑप्टिकल फाइबर, इसमें लाइट एंटर हो गई है। अब यहां जरा देखिए इस बाउंड्री पे, अब यहां पे दो मीडिया है, अंदर है कोर, बाहर है क्लैडिंग। अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्लैडिंग से, अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्लैडिंग से, तो दैट मीन कोर ये होगा ऑप्टिकली डेंसर और क्लैडिंग होगी ऑप्टिकली रेयर। तो आप यहां पे जरा देखिए, ये लाइट अब आ रही है कहां से? कोर से क्लैडिंग की तरफ। तो दैट मीन्स ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। सो दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नाउ लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, ये यहां पे हम ऐसे ये लाइट इंसिडेंट करते हैं सो दैट ये एंगल जो यहां पर आ जाए, दिस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो ये एंगल यहां पे। तो अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर क्या होगी? टी आई आर। तो यहाँ पर टी आई आर होगी ये ऐसे निकलती है, यहाँ फिर से टी आई आर हो जाएगी, फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, तो ये ऐसे जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से लाइट जो है ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू द अदर क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे सफर होंगी इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ये है मैकेनिज्म जो ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। सो दैट मींस ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये एक पाइप जो है यहाँ पे, ये एक थर्ड जो होते हैं इसको हम नाम देते हैं फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऐसे ही हम 2, 4 या 10 हम ऐसे ही मिला के रखते हैं ऐसे। लेट्स सपोज ये है एक, इसी तरह और एक मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर और एक यहाँ पे हम रखेंगे इस पिन के ऊपर, और एक यहाँ पे रखेंगे इनके ऊपर।
so on and so forth। इस तरह से बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बनेगा। A bundle of these fibers is called as light pipe। So light pipe, it is bundle of fibers, optical fibers। bundle of optical fibers is called as light pipe। तो अब ऑप्टिकल फाइबर में दो पार्ट्स होते हैं, कोर एंड क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे? क्लैडिंग से, ताकि यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शंस फिर हो जाए। सो अ बंडल ऑफ दीस ऑप्टिकल फाइबर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल लाइट पाइप। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इधर से लाइट इंसिडेंट करते हैं और बीच में यहाँ पे इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो लाइट बाहर आ जाएगी। सो ये हम यूज करते हैं, दीज ऑप्टिकल फाइबर्स, इनको हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। So optical fibers are used in, these are used in communication। हम यहाँ पे एक्चुअल सिग्नल को क्या करते हैं, जो हमारी सिग्नल होती है ओरिजिनल सिग्नल, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ लाइट सिग्नल। फिर लाइट को हम यहाँ पे प्रोपेगेट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट थ्रू दीज ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसमें जो लॉस हो जाता है, देयर इज वेरी वेरी मिनिमम लॉस इन दिस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। यानी जहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, यहाँ पे एटेन्यूएशन बहुत कम होती है सिग्नल में। तो इसलिए ये मोस्ट एफिशिएंट है देन द कन्वेंशनल मेथड्स, जो हम कन्वेंशनल मेथड्स यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, जहां पर वायर्स को हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। लेकिन अब मॉडर्न एरा में हम ज्यादातर यूज करते हैं कौन से? ऑप्टिकल फाइबर्स, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट है, इनमें एटेन्यूएशन कोई नहीं होती है, नेग्लिजिबल एटेन्यूएशन इसमें आ जाती है। सो और दूसरा ये है कि इनको हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी, जो हम यूज करते हैं एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन इंटरनल ऑर्गन्स। लाइक अगर हमने स्टोमक की एंडोस्कोपी करनी होती है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक लाइट पाइप करते हैं एंटर थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टोमक। तो स्टोमक में हम क्या करते हैं, फिर वहां से हम कुछ जो हमारे पास ये लाइट पाइप अब होती है, इसमें बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स होती है। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स हम यूज करते हैं जिनके थ्रू हम लाइट यहां से भेजते हैं, किसमें? स्टोमक में। सो ऐसे कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम लाइट भेजेंगे टू द स्टोमक। तो वो स्टोमक को लाइट करती है वहां पे, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट आती है, जो अदर ऑप्टिकल फाइबर्स है, अदर ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम वही लाइट रिसीव करते हैं वापस। तो फिर वहां पे हम अच्छे से पिक्चराइज करते हैं किसको? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ दैट पर्सन, दैट स्टोमक। उस स्टोमक को हम इजीली यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट हम एंटर करते हैं इनटू दैट स्टोमक थ्रू दीज ऑप्टिकल फाइबर्स, बट वहां पे वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है फ्रॉम द स्टोमक। तो अदर ऑप्टिकल फाइबर्स, कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू वो लाइट बाहर आ जाती है, तो फिर वहां से हम उस जो रिफ्लेक्टिव लाइट है उसके थ्रू हम उस इंटरनल ऑर्गन को देखते हैं। सो दिस इज हाउ दिस एंडोस्कोपी वर्क्स। सो ये इसका एप्लीकेशन है इस ऑप्टिकल फाइबर्स का, इन ऑप्टिकल फाइबर्स का। नाउ लेट्स हैव फॉर सम एक्सरसाइज ऑन दिस पार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये मान लीजिए एक ऑप्टिकल फाइबर है हमारे पास। ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और जो इसमें क्लैडिंग रखी हुई है हमने कोटिंग, सो जो क्लैडिंग है इधर से, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो क्लियरली μ2 विल बी लेस देन μ1, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसकी एक्सिस है इस ऑप्टिकल फाइबर की, जो इसके सेंटर के थ्रू पास हो जाती है। आपने बोलना है कि यहां से अगर हम लाइट इस पे इंसिडेंट करेंगे एट सम एंगल अल्फा, अगर हम यहां पे लाइट करेंगे इंसिडेंट ऑन दिस ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल अल्फा, तो आपने बोला है फॉर व्हाट रेंज ऑफ एंगल्स, फॉर व्हाट रेंज ऑफ एंगल्स
total internal refraction occurs in optical fiber। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो आपने बोलना है किस वैल्यूज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा देयर विल बी इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द ऑप्टिकल फाइबर। इस ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर मैं पहले अल्फा 0 रखता हूँ ऐसे, अगर अल्फा 0 यानी लाइट ऐसे में इसमें इंसिडेंट करेंगे तो इट विल पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, ये दूसरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू निकलेगी ये लाइट। चले अब सपोज यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे लाइट आ रही है फ्रॉम एयर, बाहर है एयर, एयर से लाइट आ रही है इनटू दिस ऑप्टिकल फाइबर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है mu1। तो मुझे पता है यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल टू टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होगी ऐसे। ये इसकी एक्चुअल पाथ है यहाँ पे, it will not follow this path, it will bend towards the normal। suppose ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल है यहाँ पे r, एंगल यहाँ पे है r। अब देखो यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इस ऑप्टिकल फाइबर में होनी चाहिए TIR, इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या होनी चाहिए TIR। तो ये एंगल जो यहाँ पर है, ये एंगल क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, so that is this theta, this theta should be greater than critical angle for TIR। अगर मैंने यहाँ पे इस ऑप्टिकल फाइबर में TIR करनी है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो थीटा है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। सो दैट मींस अब जरा देखो यहाँ पे ये एंगल अगर यहाँ पे आप रिलेशन देखेंगे r प्लस थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। sum of angles of a triangle is 180 sum of angles of a triangle आएगा। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम फिर आ जाएगा 90, ताकि 90 plus 90 is 180, so that is r plus theta is equal to 90 degree। now so इसका मतलब है अगर आप r इंक्रीज करोगे तो थीटा क्या हो जाएगा डिक्रीज, ताकि इनका सम क्या रहे 90 डिग्री। तो देखो अगर r है सपोज 15 डिग्री तो थीटा आएगा 75 डिग्री, अगर r है 20 डिग्री थीटा आएगा 70 डिग्री, अगर r है 30 डिग्री थीटा आएगा 60 डिग्री, r 40 डिग्री थीटा 50 डिग्री, r 60 डिग्री थीटा 30 डिग्री। तो जितना हम r इंक्रीज करेंगे थीटा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन से हमें पता चलता है। चले अब यहां जरा देखें, अगर मैंने यहाँ पे TIR चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे TIR चाहिए तो दैट मींस ये थीटा जो है ये होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये थीटा यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर TIR। सो अब जरा देखो यहाँ पे अगर मैं थीटा का वैल्यू कम रखूंगा, अगर थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे कम, तो यहाँ पर क्या होगी रिफ्रैक्शन, तो लाइट यहाँ से चले जाएगी। सो दैट मींस यहाँ पे अगर मुझे TIR चाहिए, अगर मुझे TIR चाहिए तो डेफिनेटली थीटा का वैल्यू जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना रखना है आपने। अगर मुझे TIR करानी है यहाँ पे तो जितना पॉसिबल हो सके इस थीटा को मैक्सिमम वैल्यू पे रखें आप। तो अगर आपने थीटा को मैक्सिमम रखना है तो r को क्या रखना है मिनिमम, r मिनिमम मींस अल्फा मिनिमम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिग्नल स्टार लिखेंगे इस इंटरफेस पे तो बाहर एयर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल, क्योंकि बाहर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 into sin अल्फा इज इक्वल अंदर क्या है रिफ्रैक्ट mu1 into sin ऑफ r। सो अब फॉर r में रिलेशन ये कि अगर आप r इंक्रीज करोगे तो अल्फा इंक्रीज होगा, अगर r डिक्रीज होगा तो अल्फा डिक्रीज होगा। जरा ये देखें अगर अल्फा अब मिनिमम आएगा, अगर अल्फा का वैल्यू आप कम रखेंगे तो r भी कम आएगा, जब r का वैल्यू कम होगा तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगी TIR। तो दैट मींस अगर आप अल्फा के वैल्यूज कम रखोगे तो यहाँ पर r के वैल्यूज भी कम होंगे, तो थीटा के वैल्यूज ज्यादा होंगे, जब थीटा के वैल्यूज ज्यादा होंगे तो TIR हो जाएगी यहाँ पे। नाउ अब मैं और इंक्रीज करूंगा अल्फा का वैल्यू, सपोज ये जब मैं अल्फा यहाँ पे लाता हूँ उस वक्त यहाँ पे r का कोई वैल्यू आता है तो अकॉर्डिंग थीटा का कोई वैल्यू आता है, सपोज थीटा का वैल्यू आता है थीटा c के बराबर। अब इससे पहले इससे कम जब भी आपने अल्फा का वैल्यू कम रखा था, r का वैल्यू कम आ रहा था, थीटा का वैल्यू ज्यादा आ रहा था, इट वाज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR हो जाती थी।
अब मैंने अल्फा और इंक्रीज किया, जब मैंने अल्फा बहुत इंक्रीज किया तो आर भी इंक्रीज हो गया, जब आर इंक्रीज हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो गया, ये बना किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर बना, तो लाइट यहां पर ऐसे निकलेगी, लाइट ऐसे निकलेगी अलोंग द इंटरफेस। सो दैट मींस जब तक ये थीटा आ जाता है थीटा सी, उस वक्त तक यहां पे क्या हो जाती है, टी आई आर। सो दैट मींस TIR will occur for alpha equals to 0 डिग्री। अगर अल्फा का वैल्यू 0 है तो आर भी 0, थीटा 90 डिग्री तो TIR। अल्फा और इंक्रीज करेंगे हम, आर भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा लेकिन थीटा तब भी लार्जर होगा तो ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो TIR। टू सम लेट अस सपोज 0 डिग्री टू अल्फा मैक्स, जब मैंने अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम बनाया है, लेट्स सपोज यहां पर ये अल्फा का वैल्यू मैंने मैक्सिमम बनाया है, तो इस वक्त जो रे आ जाती है ये कहां से जाती है, अलोंग द इंटरफेस जाते हैं ऐसे। अगर मैं अल्फा का वैल्यू थोड़ा और इंक्रीज करूंगा, अगर थोड़ा और इंक्रीज करूंगा मैं यहां पे अल्फा का वैल्यू, तो यहां पर क्या होगा, जब ये अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होगा आर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इस आर पे यहां पे थीटा का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर आता था, अब जब मैंने अल्फा और थोड़ा सा इंक्रीज किया है तो आर भी थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, जब आर इंक्रीज हो गया तो थीटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जब थीटा डिक्रीज होगा इट विल नाउ बिकम लेस देन द क्रिटिकल एंगल, या क्रिटिकल एंगल से छोटा बनेगा, इसलिए वहां पर क्या होगी, तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगी, लाइट ऐसे निकलेगी। सो दैट मींस यही मैंने निकाला ये अल्फा वैल्यू का, अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना आएगा। सो दैट TIR विल ऑकर फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब यहां पे ये थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा सी के बराबर आएगा। सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मैक्स implies theta is equal to theta c, उस केस में ये थीटा किसके बराबर आएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर आएगा। तो एंड जो r आएगा, फिर r कितना बनेगा, फिर 90 माइनस थीटा c, क्योंकि r आएगा 90 माइनस थीटा, तो इस केस में थीटा कितना है, थीटा c, तो इसलिए 90 माइनस थीटा c। अब जरा मुझे बताएं, यहाँ पे इसमें स्टार के ऊपर हमने लिखा है साइन ऑफ अल्फा, अल्फा के बदले हम लिखेंगे अल्फा मैक्स इज इक्वल म्यू 1 sin of r, which is 90 minus theta c. So sin alpha max is equal to mu 1 cos of theta c. Sin 90 minus theta is cos theta. So इसके आगे cos theta c. लेकिन cos theta c हमें नहीं पता होता, हमें sin theta c यहाँ पे निकाल सकते हैं। sin of theta c कितना आएगा, शाबाश, 1 by refractive index of denser with respect to rarer, denser है core, rarer क्या है, cladding, so mu 1 2 sin theta c is equal to 1 by mu 1 2, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ ऐसे, sin of alpha max is equal to mu 1 root 1 minus sin square theta c, क्योंकि मैंने पता है sin square theta plus cos square theta is equal to 1, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, तो cos square theta आएगा 1 minus sin square theta, तो cos theta आएगा square root of 1 minus sin square theta, वही मैंने लिखा square root of 1 minus sin square theta c, तो मैं इसको आप ऐसे लिख सकता हूँ mu 1 root of 1 minus 1 by mu 1 2, mu 1 2 होता है mu 1 by mu 2, mu 2 मैं ऊपर ले जाऊंगा का होल स्क्वायर, because 1 by mu 1 2 जो आएगा इट विल बी 1 by mu 1 divided by mu 2 ऊपर जाएगा, mu 2 by mu 1, वो मैंने लिखा sin of theta c, sin theta c 1 by mu 1 2, 1 by mu 1 2 के बदले mu 2 by mu 1, वही मैंने लिखा mu 2 by mu 1, लेकिन ये स्क्वायर था इसलिए मैंने होल स्क्वायर किया है, तो ये आ गया यहाँ पे it is sin of alpha max, और sin of alpha max is equal to mu 1 square root of mu 1 square into 1 into mu 1 square minus mu 2 square divided by आएगा mu 1 square रूट में, तो रूट से बाहर निकालेंगे ये mu 1, चलो मैं लिखूंगा mu 1 square, mu 1 square को आप रूट से बाहर निकालेंगे वो क्या बनेगा mu 1, तो ये ऐसे बनेगा mu 1 रूट mu 1 square minus mu 2 square divided by mu 1 कैंसल्स, तो इसका मतलब अल्फा मैक्सिमम जो आएगा, अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इट इज इक्वल टू, शाबाश, साइन इस साइड में बनेगा साइन इनवर्स, तो इट इज साइन इनवर्स, शाबाश, रूट साइन इनवर्स रूट mu 1 स्क्वायर माइनस mu 2 स्क्वायर,
mu1 square. So that means इस केस में TIR होगी ऑन द सरफेस और इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर के इनसाइड उन केसेस में TIR होगी अगर आप इस अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे फ्रॉम 0 टू दिस sin इनवर्स रूट mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर. अगर आप 0 टू अल्फा मैक्स वैल्यू आप रखते हो, अगर आप अल्फा का वैल्यू 0 टू अल्फा मैक्सिमम रखते हो तो उस केस में यहाँ पे जो आएगी यहाँ पे TIR होगी इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर. अब इसी के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनमें यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो अब इसमें थोड़ा सा आपने सब्स्टिट्यूशन इधर उधर करनी, यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ दोस क्वेश्चंस. लाइक पहला क्वेश्चन है इसमें जो टेक्स्ट बुक ने दिया है. टेक्स्ट बुक ने वहां पे क्वेश्चन दिया है ऐसे एक ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया है 1.68 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया है 1.44. तो क्वेश्चन पूछा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा देयर विल बी TIR इन दिस ऑप्टिकल फाइबर. सो अल्फा का क्या रेंज होगा वैल्यूज का जहां तक TIR होगी. सो दैट इट विल बी फ्रॉम 0 टू अल्फा मैक्सिमम. सो 0 टू अल्फा मैक्सिमम यानी sin इनवर्स दिस थिंग. तो आपने इसमें खाली mu1 सब्स्टिट्यूट करना है 1.68, mu2 सब्स्टिट्यूट करना है 1.44, इनका आपने स्क्वायरिंग करना है. तो फ्रॉम 0 टू दिस अल्फा मैक्सिमम, 0 टू अल्फा मैक्सिमम. अगर ये रेंज आप रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर TIR होगी इनसाइड दिस ऑप्टिकल फाइबर. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन उसने दिया है कि अगर इंस्टेड ऑफ दिस क्लैडिंग, ये क्लैडिंग जो यहाँ पर हमने रखी हुई है, अगर इसको आप रिप्लेस करते हो बाय ईयर, अगर क्लैडिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी क्या है ईयर है, तो आपने सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट करना है, आपने बोलना है कि फिर से यही क्वेश्चन है कि अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट TIR विल ऑकर. तो दैट मींस इट शुड रेंज फ्रॉम 0 टू अल्फा मैक्स. 0 तो पता है, अल्फा मैक्स आप यहां से निकालेंगे, लेकिन अल्फा मैक्स के लिए आप यहां पे जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था mu2, वो mu2 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1. तो उस केस में ये आएगा अल्फा मैक्स इज इक्वल शाबाश sin इनवर्स रूट mu1 स्क्वायर माइनस 1. तो ये ऐसे आ गया उस केस में रिजल्ट. अगर आप क्लैडिंग के बदले यहां पर ईयर ही रखोगे बाहर भी. तो इसके अलावा इसमें और एक क्वेश्चन है जहां पर आप बाहर ईयर नहीं है, बाहर भी हम कोई और मीडियम रखेंगे, तो आपने बोलना उस केस में यहां पर क्या वैल्यू आ जाए. यहां पर ऐसे है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है फॉर एग्जांपल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1 और आप इसको किसी मीडियम में रखते हो, ऐसे किसी मीडियम में आपने इसको डिप किया हुआ है, ऐसे एक मीडियम है, एक इस मीडियम में आपने डिप किया हुआ है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज mu2. क्वेश्चन सेम है यही कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आप रे इंसिडेंट करते हो, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस अल्फा सो दैट कि यहां पर TIR हो जाएगी, इसमें TIR होनी चाहिए. सो दैट मींस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा सो दैट कि यहां पर इस फेस पे TIR हो जाए. पता है यहां पे TIR के लिए क्या कंडीशन होगी, फिर से फॉर TIR अल्फा का वैल्यू जो होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 टू सम अल्फा मैक्स. अगर हमने यहाँ पे TIR चाहिए तो इस अल्फा का वैल्यू रेंज करेगा 0 टू सम अल्फा मैक्सिमम. तो अल्फा मैक्सिमम का के लिए कंडीशन क्या होगी, सो फॉर अल्फा टू बी मैक्सिमम, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में, फॉर अल्फा इज इक्वल अल्फा मैक्स. अगर आपने यहाँ पे अल्फा को मैक्सिमम रखा हुआ है उस वक्त यहाँ पे जो ये आ जाएगा, ये एंगल इट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. तो थीटा शुड बी इक्वल टू इंप्लाइज थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा सी. लेट्स सपोज ये थीटा है, थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा सी एंड जो r आएगा उस केस में यहाँ पे, तो आपने पता है यहाँ पे r प्लस थीटा कितना आएगा, फिर से 90 डिग्री. तो r कितना आएगा, r will be equal to 90 minus theta c. So this will be the maximum value of alpha जहां पर TIR होगी. अगर इससे आपने थोड़ा सा और इंक्रीज किया अल्फा का वैल्यू, अगर थोड़ा सा और इंक्रीज किया अल्फा का वैल्यू तो r का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. जब r का वैल्यू इंक्रीज होगा तो थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा. नाउ इट विल बी लेस देन क्रिटिकल एंगल. जब लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो रे यहां से निकलेगी.
So that means for TIR अल्फा का वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 0 टू सम अल्फा मैक्सिमम। अल्फा मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है, उस वक्त ये थीटा कितना होना चाहिए, थीटा सी, और उस केस में आर आ जाएगा 90 माइनस थीटा सी। तो आगे मैं यहाँ पे अब स्नेल्स लॉ लिखूंगा। स्नेल्स लॉ आएगा म्यू2, क्योंकि बाहर है म्यू2, मीडियम म्यू2 है, म्यू2 साइन ऑफ अल्फा मैक्स इज इक्वल, शाबाश, यहाँ पर क्या आएगा, म्यू1 है अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 साइन ऑफ आर, so R मैं लिखूंगा mu2 sin of alpha max is equal mu1 sin of 90 minus theta c. So 90 minus theta c is cos theta c. So mu2 sin of alpha max is equal mu1 cos of theta c. तो इससे आगे आप जैसे हम पिछले केस में हमने कंटिन्यू किया था वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपने पता है यहाँ पे अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो क्रिटिकल एंगल sin थीटा c इज इक्वल 1 by mu12 फिर से आएगा। तो फिर से आप cos थीटा c के बदले आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो वैसे भी आप रिजल्ट लिख सकते हो, या और एक मेथड है जहां पर जो जे एडवांस में ये एक बार क्वेश्चन आया है वहां पर उन्होंने इस थीटा सी कॉस को वहां पे कन्वर्ट साइन में नहीं किया था, उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे mu2 sin of alpha max, I can write it as mu1 cos of, शाबाश, थीटा सी के बदले मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, थीटा सी के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin इनवर्स 1 by mu12, मैं mu12 लिख सकता हूँ यहाँ पे sin इनवर्स mu12 थीटा सी विल बी sin इनवर्स 1 by mu12, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। सो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लियरली, जो ये mu2 है ये mu2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सो आई कैन राइट sin अल्फा मैक्स mu1 by mu2 cos of sin इनवर्स 1 by mu12, और हम mu1 by mu2 के बदले लिख सकते हैं mu12 मैं ऊपर लिख सकता हूं यहाँ पे। सो आई कैन राइट इट एज sin of alpha max is equal mu12 cos of sin inverse 1 by mu12, और अल्फा मैक्स कितना आएगा फिर, अल्फा मैक्स इज इक्वल, शाबाश, sin इनवर्स mu12 cos of sin इनवर्स 1 by mu12। ये ब्रैकेट है। सो ये आएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा जहाँ तक TRR होगी। So that TRR will occur for alpha ranging from 0 to this value, यहाँ तक अगर आप वैल्यू रखेंगे, या इंटरसम mu12 आप लिख सकते हो यहाँ पे cos ऑफ थीटा सी के बदले आप लिख सकते थे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सी, फिर आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो आपको ये रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे ये mu2 ये नीचे आ जाता, तो वहां से भी आपको रिजल्ट मिलता। सो इट वुड हैव बीन लाइक दिस, उस केस में आ जाता है ऐसे mu2 sin ऑफ अल्फा मैक्स इज इक्वल, ये हमने अभी किया था, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा mu2 by mu1 का होल स्क्वायर, तो फिर आएगा mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर, mu1 फिर कैंसिल होगा, इट विल बिकम रूट ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। तो फिर यहाँ पे sin अल्फा मैक्स कितना आएगा, sin ऑफ अल्फा मैक्स स्क्वायर रूट ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu2। तो अल्फा मैक्स आप नीचे लिख सकते हो, अल्फा मैक्स आएगा sin इनवर्स रूट mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu2, या आप इस mu2 को रूट के अंदर ला सकते हो। सो इट विल बी mu1 स्क्वायर बाय mu2 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि mu2 स्क्वायर बाय mu2 स्क्वायर आएगा 1, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसी तरह इसमें एक बेसिक क्वेश्चन में और एक देता हूं यहाँ पे, जहां पर आप देखोगे कि कैसे हम रिजल्ट्स यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि एक ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल रॉड है मेरे पास, ऐसे शोन इन द फिगर,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज 2/√3. 2/√3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रॉड. बाहर है एयर, इट इज सराउंडेड बाय एयर, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वी नो इट. नाउ एक लाइट रे हम इंसिडेंट करते हैं ऐसे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा. तो आपने बोलना है कि थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि जो लाइट है यहाँ पर लाइट विल ग्रेज अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड. जो रे होनी चाहिए वो रे ऐसे निकलनी चाहिए. जरा कोई बता सकता है यहाँ पे ये रे कब अलोंग द इंटरफेस जाएगी, अलोंग द सरफेस कब ये ग्रेज करेगी? अगर यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल थीटा से. अगर ये एंगल यहाँ पर इस सरफेस पे अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, ये अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया यहाँ पे, तो लाइट विल ग्रेज अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड यहाँ पे. तो अगर ये थीटा सी है तो ये एंगल यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा सपोज आर कितना आएगा, आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा सी, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना आएगा 180. दिस 90 डिग्री यहाँ पर है तो थीटा सी प्लस आर आएगा 90 डिग्री. सो आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा सी. तो हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे. जरा बताएं बाहर क्या है एयर, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल, अंदर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सपोज म्यू साइन ऑफ आर. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप. साइन थीटा इज इक्वल म्यू 2/√3 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी. सो क्लियरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी कॉस ऑफ थीटा सी, so it is 2/√3 cos of theta c. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin of theta is equal 2/√3 cos of theta c. देखो अगर आप यहां पर देखेंगे sin of theta c is equal to 1/μ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का √2/3 है, 2/√3 है और बाहर है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. सो इट इज सिंपली sin थीटा c इज इक्वल टू 1/μ. तो 1/μ इज 1/2/√3, √3 ऊपर जाएगा. तो sin का वैल्यू कब √3/2 होता है, sin का वैल्यू कब √3/2 होता है 60 डिग्री में. सो थीटा c इज इक्वल टू 60 डिग्री. फिर sin ऑफ 60 डिग्री क्या होता है √3/2, तो थीटा c इज इक्वल टू 60 डिग्री. जरा इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए आप cos ऑफ 60 डिग्री. cos 60 कितना होता है 1/2, so it is 2/√3 into 1/2. 2 कैंसिल होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स 1/√3. sin इनवर्स 1/√3. So if the value of theta is equal to sin inverse 1/√3, तो उस केस में क्या होगा, the ray will graze along the interface. ये यहाँ से along the interface निकलेगी. So अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हम इंस्टेड ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड के बदले में हम क्या लेंगे, हम एक क्यूब शेप्ड रॉड लेंगे. यहाँ पे क्यूब शेप्ड रॉड यानी जिसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी. तो वो रॉड हम लेंगे, क्यूबिकल शेप्ड रॉड हम लेंगे. तो उसमें फिर हमने सेम रिजल्ट हमने वहां पे भी डिटरमाइन करना है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी वहां पे डिफरेंट है. तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. इसको आप किसी लिक्विड में रखते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूब है गिलास का, इसको मैं रखता हूं किसमें, वाटर में डालता हूं. सो क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. अब आप उस क्यूब को एक साइड से रे इंसिडेंट करते हो, ये रे मैंने इंसिडेंट किया उस क्यूब को एट एन एंगल थीटा. क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा TIR will occur at point E. इस पॉइंट E पे TIR होनी चाहिए. तो बताएं फिर थीटा के क्या वैल्यूज रखेंगे आप बताएं थीटा के क्या वैल्यूज आप रखेंगे सो दैट इस पॉइंट E पे क्या हो जाए, TIR हो जाए. देखो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए किया था. एक ऑप्टिकल फाइबर हम लेते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मैंने μ1 लिया था और बाहर मैंने लिया था कोई लिक्विड जिसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रखा था. फिर मैंने बोला था यहाँ पे कि इस थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि यहाँ पर ये TIR होनी चाहिए इस वॉल पे. जो ये वॉल है इस ऑप्टिकल फाइबर का, इस वॉल पे क्या होनी चाहिए, TIR. तो अगर आपको याद होगा अभी मैंने उसके लिए लिखा था TIR occurs for TIR
जो थीटा का वैल्यू आया था, इट वाज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू थीटा मैक्स, 0 टू थीटा मैक्स। तो इसी तरह इसमें भी आ जाएगा फॉर टी आई आर, यहां पर भी टी आई आर होगी रेंजिंग फॉर 0 टू थीटा मैक्स। याद होगा तो इसके लिए मैंने रिजल्ट लिखा था थीटा मैक्स इज इक्वल साइन इनवर्स रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू। ये मैंने इसके लिए रिजल्ट लिखा था जो हमने डिराइव किया था। सो अब इसके लिए सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन खाली यहाँ पे आपने म्यू वन और म्यू टू को इंटरचेंज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यू वन था अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे म्यू टू है अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू था, तो यहाँ पे बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। तो सेम रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा, खाली आपने म्यू वन और म्यू टू को चेंज करने हैं। तो इसमें मुझे पता है थीटा मैक्स पे कितना आएगा, शाबाश, थीटा मैक्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ, देखो म्यू वन स्क्वायर जो यहाँ पे आया था अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर अंदर क्या है म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो म्यू टू कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का, यहाँ पर बाहर क्या है म्यू वन, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड बाय म्यू वन, तो ये आएगा यहाँ पे। सो दैट मींस TIR will occur for all the angles ranging from 0 to theta max। देखो थीटा मैक्स पे मुझे पता है रे अलोंग द इंटरफेस जा रही है, थीटा मैक्स पे रे अलोंग द इंटरफेस जाती है। सो दैट मींस जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ थीटा होना चाहिए फॉर TIR के लिए थीटा का वैल्यू होना चाहिए, सो थीटा शुड बी लेस देन थीटा मैक्स। सो दैट मींस for all the angles ranging from 0 to sin inverse root square root of mu 2 square minus mu 1 square by mu 1, तो उन सब एंगल्स के लिए यहाँ पर इस पॉइंट E पे क्या होगी, TIR होगी। सो अगर आपने थीटा का वैल्यू थीटा मैक्सिमम के बराबर रखा है, तब रे कहाँ से जाएगी, अलोंग द इंटरफेस। अगर आपने थीटा का वैल्यू थीटा मैक्स से ज्यादा रखा, आपने इसको थोड़ा और इंक्रीज किया, तो यहाँ पर क्या होगी, तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। सो दिस ऑल अबाउट दिस TIR। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रिज्म थ्योरी और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। थैंक्स।